और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रायपुर से खबर सामने आ रही है। 26 जनवरी के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन नहीं होने के बाद इस पर सियासत अब होने लगी है। अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की झांकी का इस बार चयन नहीं हो पाया। ये पूरा प्रोसेस होता है। अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर अब निशाना साधा। छत्तीसगढ़ ने मिलेट मिशन थीम की झांकी को भेजा था, लेकिन इस पर फिलहाल अप्रूवल नहीं मिल पाया। बीजेपी ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा है। अपनी कमजोरियों को केंद्र पर थोपकर कांग्रेस बच नहीं सकती है, बीजेपी कह रही है। इस बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी नहीं दिखेगी, जो तमाम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। इस बार छत्तीसगढ़ ने मिलेट मिशन पर झांकी राजपथ पर उतारने की तैयारी की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन नहीं हो सका। झांकी के चयन नहीं होने पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि झांकी का चयन किस वजह से नहीं किया गया वो जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन चयन नहीं होना छत्तीसगढ़ के लिए निराशाजनक बात जरूर है। हैं राष्ट्रीय स्तर पे 26 जनवरी को जो झांकी था उसमें मिलेट मिशन को संभावना थी कि अवसर मिलेगा, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको स्थान नहीं मिला। ये हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है। और जो लोग भी इसको अपात्र किए हैं या निरस्त किए हैं या अवसर नहीं दिए हैं, उनकी मानसिकता दर्शाता है किस प्रकार से पक्षपात लोग कर रहे हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर छत्तीसगढ़ की झांकी नहीं दिखेगी। इस पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत द्वारा जो बयान दिया है, वे हास्यास्पद बयान है। कहीं न कहीं ये अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार या अपनी विफलताओं का सारा दोष ये थोपना चाहते हैं केंद्र सरकार पर। आत्मचिंतन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए और किन परिस्थितियों में निरस हुआ इसकी गहराई में जाना चाहिए, बजाय इसके बयानबाजी के। और हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, वाकई निराशाजनक खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। और दिल्ली के राजपथ में जिस तरीके से झांकी देखी जाती है, और पिछली वक्त जो है छत्तीसगढ़ की झांकी देखी गई थी जिसमें छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को दर्शाया गया था, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी दिल्ली के राजपथ में नहीं दिखेगी। 26 जनवरी के इस बड़े आयोजन में उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ की झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी और इस बार मिलेट मिशन को लेकर झांकी तैयार होनी थी, लेकिन इस बार झांकी का चयन ना हो पाने के कारण कहीं न कहीं निराशाजनक बात छत्तीसगढ़ के लिए तो है ही, लेकिन इस तरफ सियासत भी होते हुए कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि जानबूझकर शायद ऐसा नहीं किया गया, जो निराशाजनक है। बहरहाल बीजेपी ने भी इस पर जवाब दिया है और बीजेपी का कहना है कि इस तरीके के बयान से स्पष्ट नहीं होता कि वो चूंकि झांकी चयन का जो काम है वो दिल्ली में होता है और अगर किसी कारणवश वहां पर चयन नहीं हो पाया तो इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। फिलहाल अब छत्तीसगढ़ की झांकी के चयन न हो पाने के कारण छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो कहीं न कहीं शुरू हो गई। शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो राजनीति इस पर हो गई है, लेकिन तमाम छत्तीसगढ़ वासियों को जिसका इंतजार रहता है वो इस बार अपने प्रदेश की झांकी नहीं देख पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं निराशा जरूर होगी छत्तीसगढ़ वासियों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन रायपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान क्रिकेट को लेकर भी बातचीत हुई है, जो जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के साथ जब मुलाकात हो रही थी उनकी। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। दोनों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाए। आपको बता दें कि आगामी 21 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। मैच की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलने और भूपेश बघेल के दादा बनने पर भी पूर्व कप्तान ने सीएम को बधाई दी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इसे तैयारियों में जुटी हुई है और इसीलिए खुद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तमाम चीजों को बारीकियों से देख रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ा कार्यक्रम यहां पर होगा और खुद अरुण साव ने तमाम जानकारियों को कोरबा में देखा है। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अमित शाह का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमित शाह एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। कोरबा पहुंचने के बाद अमित शाह सबसे पहले सर्वमंगला मंदिर में मत्था टेकेंगे। अरुण साव ने बताया कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए संगठन की बैठक की गई। कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन 7 जनवरी को ऊर्जा नगरी कोरबा में होने जा रहा है। 7 जनवरी को कोरबा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मां सर्वमंगला से आशीर्वाद भी वो प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात कोरबा लोकसभा के कोर ग्रुप की बैठक भी वो लेने वाले हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर सर्व आदिवासी समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया। अपनी 6 मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया था और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल भी देखने को मिली। आपको बता दें कि एनएमडीसी बचेली किरंदुल में लोहा उत्पादक पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके चलते परियोजना को करोड़ों का नुकसान हुआ। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासी समाज एनएमडीसी सीआईएसएफ चेक पोस्ट पर डटे हुए हैं। आदिवासियों की मांग है कि परियोजना में भर्ती स्थानीय आदिवासियों को ही रोजगार दिया जाए, पेशा कानून का पालन किया जाए, नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण रोका जाए। ऐसी ही मांगों को लेकर आदिवासी लामबंद हैं। बता दें कि बंद में अस्पताल, पेट्रोल पंप, स्कूल को खोला गया। अब तक बंद में एनएमडीसी को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। तो दंतेवाड़ा में काफ़ी ज़्यादा इस बंद का असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो उत्पादन था आज वो भी ठप रहा और इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। निजीकरण का ये लोग विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है और आपको बता दें कि रात के समय ओस भी काफी ज्यादा पड़ रही है। इसके बावजूद करोड़ों का धान खुले में पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई इंतजाम फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। धमतरी में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। प्रदेश में बीते 1 नवंबर से 96 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदा जा रहा है। लेकिन अचानक मौसम में आए परिवर्तन और बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने धान खरीदी केंद्रों के नोडल अधिकारी को धान को भीगने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने का निर्देश दिया है। इस दौरान खरीदे गए धान को स्टॉक में लगाया गया है, तो कई खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी के तुरंत बाद उसका परिवहन भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों रुपए का धान अभी भी खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। तौलाई के लिए शेष है किसानों का धान, उसके लिए भी ढकने के लिए अपने पास पर्याप्त त्रिपाल है, उसको भी ढका जा सकता है। मौसम यदि पानी गिर रहा है तो किसी प्रकार नुकसान होने की संभावना नहीं है। सरकार ने इस साल धान खरीदी के लिए 48.42 लाख कुंटल का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद अभी तक 1,12,03,401 किसानों से 40 लाख कुंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। यानी सरकार के लक्ष्य से 83% धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि धान खरीदी योजना के अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें सरकार के लक्ष्य से बचे 17% धान की खरीदी आसानी से हो सकती है। बीच में थोड़ी बारिश हुई थी, सभी समितियों को तिरपाल से ढकने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बोला गया था और 2 दिन की बारिश में सभी जगह धान का नुकसान नहीं हुआ है। तिरपाल से ढक के उसकी सुरक्षा की गई है। धमतरी में पिछले दिनों कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे पड़े करोड़ों रुपए के धान को बचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन दावे जरूर कर रहा है।
धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट।